अब हम लोग बीपीएससी मेंस के बारे में पढ़ेंगे। बीपीएससी मेंस का जो पेपर 1 होता है ये हिंदी कंपलसरी है ना। तो ये हिंदी कंपलसरी है, क्वालिफाइंग है। इसमें ऐसे 30 नंबर, ग्रामर 30 नंबर, सेंटेंस फॉर्मेशन 25 और पैसिव 15। ये इसका ब्रेकअप है। और जनरली मैट्रिक लेवल का होता है ऐसे ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन और पैसिव। 30 नंबर लाना है। कंपल्सरी का मतलब होता है कि अगर इसमें पास किए तभी आगे की कॉपी देखी जाएगी, है ना। तो थोड़ा भी लापरवाही कीजिएगा तो गए काम से। इसीलिए हिंदी को भी पिछले परीक्षाओं में जो इम्तिहान में सवाल आए हैं हिंदी के, उन सवालों को देखकर और बेसिक जो व्याकरण की किताब है मैट्रिक लेवल का, उसको आप गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है। आप आसानी से उतना तो आ ही जाएगा जितना कि आप चाहिए। तो 100 नंबर का ये पेपर है। जीएस जो होता है वो होता है 300 नंबर का। तो 2 पेपर है जीएस का 300 गुने 2 600 नंबर का जीएस है। जीएस पेपर 1 और पेपर 2 है। जो जीएस पेपर 1 है इसमें पहला सेक्शन यही है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। इसमें जो है बिहार डोमिनेंट पेपर है ना। इसमें जब हम लोग फिर अलग अलग पेपर को डिस्कस करेंगे उस समय इसको हम देखेंगे। बेसिकली मॉडर्न इंडिया यानी फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का और बिहार का, दोनों का फ्रीडम स्ट्रगल। संस्कृति में केवल बिहार का आता है। मौर्य कला, पाल कला और पटना कला इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इस बार तो छोटे छोटे सवाल गुफा कला और मंदिर स्थापत्य कला पर भी आया है। तो कल्चर का जो स्कोप है थोड़ा बढ़ रहा है। इसके अलावा गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर और कभी कभी जैसे सुभाष चंद्र बोस या और लोगों पर भी आ जाता है। लेकिन गांधी, नेहरू, टैगोर के विभिन्न मुद्दों पर उनका सोच। फिर ट्राइबल रिबेलियन है और संथाल, मुंडा है ना। तो झारखंड के अलग हो जाने के बावजूद, क्योंकि अभी झारखंड अलग हुआ है, फ्रीडम स्ट्रगल तो दोनों का एक साथ था। तो 1 से 114 नंबर, 3 सवाल। यहां से 3 सवाल का जवाब देना है। करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल प्लस बिहार, यहां से भी 3 सवाल का जवाब देना है। और तीसरा सेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स, यहां से 2 सवाल का जवाब देना है ना। तो आपको कुल 8 सवाल का जवाब पेपर 1 से देना है। और ब्रेकअप इसी तरह होता है, 3 सवाल सेक्शन ए से, 3 सवाल सेक्शन बी से और 2 सवाल सेक्शन 3 से। यानी स्टैट से 2 सवाल, करंट अफेयर्स से 3 सवाल और बिहार से
3 सवाल का जवाब देना है। कुल मिला के 8 सवाल का जवाब देना है। तो यहाँ उतना कंस्टेंट नहीं रहता है, तो 60 गुना 120 मिनट को, है ना, 18 तो 180 मिनट, 8 सवाल, 8 दूना 16, है ना, 8 बजे 40, तो 8 बजे 40, मतलब उसी 25 मिनट है, तो 20-22 मिनट में ताकि कुछ 1-2 मिनट सबसे निकालिएगा तो सवाल के सिलेक्शन पर लगेगा। तो 20-22 मिनट में आप जितना लिख सकते हो उतना लिखिए, इसमें कोई वर्ड लिमिट यहाँ नहीं है। यूपीएससी में 150 शब्द और 250 शब्द का वर्ड लिमिट है, लेकिन बीपीएससी में वर्ड लिमिट नहीं है ना। तो पेपर 1 जो हुआ ये आसान है और मार्क्स फेचिंग भी है। अगर स्टेट अगर आपको बढ़िया से आ गया तो स्टेट में दोनों सवाल अगर बन गया, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स स्टेप वाइज होता है, उसको बढ़िया से समझना जरूरी होता है। ठीक से बन गया तो 100% नंबर मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार में सवाल ठीक से पढ़ गए तो छूटेगा नहीं। करंट अफेयर्स तो ठीक से पढ़ते रहे तो ये भी कोई बहुत दिक्कत, लेकिन स्टैंडर्ड का सवाल इसमें आ रहा है ना। तो पेपर 1 जो है जनरली पेपर 2 के मुकाबले ज्यादा मार्क्स फेचिंग है, लेकिन किसी किसी आदमी को पेपर 2 में भी ज्यादा नंबर आ जाता है। लेकिन नॉर्मल प्रक्रिया में पेपर 1 ज्यादा मार्क्स लाने वाला पेपर है, ठीक से पढ़ गए। और स्टेट में तो आपको प्रीवियस ईयर का सारा स्टेट बना लीजिएगा तो भी बन जाएगा, है ना, क्योंकि लगभग सभी से कोई ना कोई सवाल आ गया है। लेकिन फिर भी बेसिक है, एनसीईआरटी का एक किताब ही आता है स्टैटिस्टिक्स का, तो उसको एक बार बढ़िया से देख लेंगे, फिर पढ़ाई हो जाएगा तो आपको आ जाएगा। देखिए इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन है और पेपर 1 का, तो इसको भी आप देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री विद ए स्पेशल रेफरेंस टू बिहार फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। यानी नॉर्मली 1857 के बाद ही फ्रीडम स्ट्रगल कहलाता है, तो वहीं से ज्यादातर सवाल कवर किया जाता है। The modern history of Bihar will include questions on the introduction of and expansion of Western education, including technical education. तो इस पर भी सवाल कई बार आया है, बिहार में तकनीकी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। It will also have questions on Bihar's role in freedom struggle, तो बताएंगे। Our questions will relate to the Santhal uprising 1857 in Bihar, Birsa movement, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन नॉलेज ऑफ द चीफ फिगर्स ऑफ मौर्यन, पाला एंड पटना कलम। ये तीन ही से एक सवाल हमेशा आते रहता है। इट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन गांधी, नेहरू, टैगोर, और तुलनात्मक भी आएगा, जैसे गांधी और नेहरू के बीच आर्थिक व्यवस्था पर तुलनात्मक है, गांधी और टैगोर के शिक्षा पर तुलनात्मक है। तो जो दो विद्वान अगर एक मुद्दे पर विचार दिए हैं तो तुलना आता है। इसी तरह से अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम पर गांधी और अंबेडकर का तुलनात्मक आता है ना। तो उस तरह से भी पढ़ना जरूरी है। दिस पार्ट रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स, डायग्राम्स will include exercises to test the candidate's ability to draw common sense conclusions from information presented in the statistical, graphical or diagrammatic form, and to point out deficiencies, limitations and inconsistencies therein. तो स्टैटिस्टिक्स का जो सवाल है थोड़ा प्रैक्टिस का चीज है, इसको जो लोग भी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेगा एक बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि 100% इसमें नंबर, यही एक सेक्शन है जिसमें 100 में 100 आ सकता है ना, 76 में 76 आ सकता है।
पेपर 2 जो है इसमें पहला जो सेक्शन है वो इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ है ना। और जिसे जब हम यहाँ इंडियन पॉलिटी बोलेंगे तो अभी जो हम बताए कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, लगभग सब मिला जुला के नेशनल से लेके बिहार तक में जुड़ जाता है ना। तो इसमें एक न एक सवाल बिहार रिलेटेड रहता है कि बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका, ग्रामीण हिंसा, है ना, प्रेशर ग्रुप की भूमिका। बिहार में जाति ये संगठन जो है वह प्रेशर ग्रुप का भूमिका निभाता है। अब जो बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है वो जो लोग भी 69 का मेंस देंगे उसमें संभावित रहेगा आने का। तो अभी जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ करंट आ जाता है वो भी इसमें सवाल आ जाता है। तो प्योर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल कम रहता है, एक आध सवाल होता है, अप्लाइड से ज्यादा होता है। इससे भी 3 सवाल का जवाब देना होता है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इस दोनों में बिहार भी जुड़ा हुआ होता है। इंडियन इकोनॉमी में इंडियन बिहार की इकोनॉमी और ज्योग्राफी में भी बिहार का भूगोल। तो आपको भारत का भूगोल पढ़ना है तो बिहार का भूगोल भी पढ़ना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है तो बिहार की अर्थव्यवस्था को भी पढ़ना होगा, है ना। तो ये 2 है लेकिन 4 सेक्शन यहाँ पर हो जाता है। हालांकि सवालों के नेचर में इसमें बड़ा वेरिएशन है। कभी कभी तो प्योर इकोनॉमी का ही ज्योग्राफी में भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सवाल ही आ जाता है। नहीं तो पहले के जमाने में एक सवाल भारत की अर्थव्यवस्था तो एक बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल तो एक सवाल बिहार का भूगोल, है ना। और यहाँ से भी आपको 3 सवाल का जवाब यहाँ से भी देना है। इसके बाद तीसरा सेक्शन जो थर्ड पार्ट है वह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। Questions will be asked to test candidates' awareness of the role and impact of science and technology in India and Bihar. Emphasis will be on the applied aspects. तो इसमें सब कुछ अप्लाइड ही होता है। तो साइंस टेक का एक बेसिक किताब जरूर चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी वाला भी किताब टॉपिक वाइज ठीक से पढ़े रहिएगा तो काम करेगा। 11th का कुछ सेक्शन काम करेगा और एक बेसिक किताब तो साइंस टेक का लेना चाहिए। साइंस टेक में योजना भी काम करेगा और अखबार में निकला हुआ भी सब काम करेगा, है ना। और साइंस रिपोर्टर या विज्ञान प्रगति तो है ही। तो इसीलिए वो जो मैगजीन है वह केवल एक विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो महत्व है हर जगह है ना। और यहां से आपको 2 सवाल है, तो 3 सवाल इससे, 3 सवाल इससे और 2 सवाल इससे, तो कुल मिला के 8 सवाल पेपर 2 से भी देना है। तो सवालों की संख्या दोनों में एक ही तरह का है, एक ही जगह। अब जो है एक चीज जो इस बार भी देखने को मिल रहा है, अब 5-5 नंबर का सवाल भी लोग पूछ रहे हैं, है ना। तो 5 नंबर अथवा 10 नंबर या छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं। छोटे छोटे सवाल पूछने से क्या होता है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा कवर होता है या ज्यादा टॉपिक से आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर फुल क्वेश्चन पूछे और 2 सवाल हम या 3 सवाल एक सेक्शन से पूछ रहे हैं तो 3 ही टॉपिक कवर होगा। लेकिन अगर 5 या 7 सवाल हम पूछ दिए, नंबर को उसको हम डिवाइड करते चले गए, 38 नंबर है उसको हम 7-8 भाग में, 5-6 भाग में बांट दिए, तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स या ज्यादा से ज्यादा मुद्दे को हम इंक्लूड करें, है ना। तो इसलिए छोटे छोटे सवाल का जवाब देने के लिए भी
तैयार रहना। इसमें मतलब कि कोई भी सेक्शन हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, छोटे छोटे मुद्दों पर भी सवाल आएंगे तो 100 शब्दों में, 50 शब्दों में लिखे जाने वाले टॉपिक को भी ध्यान में रखना हो। ये भी बात आपके समय में हो गया है। अभी जो है बीपीएससी ने ऑप्शनल जो है उसको क्वालिफाइंग बना दिया है और ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है। ये एक नया काम इन लोगों ने कर दिया है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहीं के मेंस में जनरली नहीं होता। तो ये एमसीक्यू है, 100 नंबर का है और जो उम्मीद है कि आज न कल ये बदलेगा, है ना, क्योंकि मेंस में एमसीक्यू होना ये रेलिवेंट नहीं होता है। हो सकता है कि इसके स्थान पर बिहार पर रिलेटेड एक पेपर आ जाए या कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर कोई भी वैसे सोचने वाले चेयरमैन आ गए तो ऑप्शनल को एमसीक्यू से हटा देंगे। हमको उम्मीद है, अब रखे रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेंस में एमसीक्यू का कोई मतलब है नहीं। उसके लिए प्रीलिम्स है, मेंस में लोगों को रिटेन ही रखना चाहिए, चाहे इसमें जो परिवर्तन कर, है ना। तो इसमें आपको पास करना है केवल। क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% फॉर जनरल कैंडिडेट्स, 36% फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 34% फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, 32% फॉर SC/ST, फीमेल एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, है ना। अलग अलग वर्गों के लिए ऑप्शनल में अलग अलग मार्क्स है। तो जनरल में आपको 40% का मार्क्स है ना, इतना लाना होगा। और पिछले बार जो भी इम्तिहान हुआ है थोड़ा टफ इम्तिहान, सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा टफ था, इसलिए इसको भी आप लाइटली लेकर नहीं चल सकते। हल्के में लेना तो मूर्खता ही होता है, चाहे कोई भी बात हो। और जितने भी ऑप्शन पेपर दिए हुए हैं उसमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव आप कर सकते हैं। ये जो ऑप्शनल पेपर है इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ऑनर्स किए हैं वही पेपर लीजिएगा। कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। हिंदी में ऑनर्स किए हैं तो अंग्रेजी ले सकते हैं, अंग्रेजी में किए हैं तो आप हिंदी, उर्दू, फारसी कुछ ले सकते हैं, है ना। इसीलिए बीपीएससी के इम्तिहान में कोई भी विषय ऑप्शनल लेने के लिए जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट लिया है वही रहे, है ना। तो जो मन हो वो विषय आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ते समय जो विषय में मन लगे वो विषय ले लीजिए, है ना। अब जो है हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ा देखते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में। 66वीं बीपीएससी में प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग मार्क्स 108 था जनरल कैटेगरी के लिए, फीमेल में 100 था और ईडब्ल्यूएस में 103 था और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 95 था। तो ईडब्ल्यूएस में चाहे जनरली महिलाओं में हर कैटेगरी में जनरल से जो भी उनका मेल का कैटेगरी है उससे फीमेल में 7 से लेकर 10 नंबर का फायदा है। जो भी नीतीश जी ने रिजर्वेशन दिया है उससे महिलाओं को फायदा है। 108 है उधर तो 100 है, आप तो कभी 8 कभी 7 कभी 10, इसका फर्क इतना बड़ा फायदा है, ये कोई मामूली फायदा नहीं है। और जो जिस कैटेगरी में है आप इसको देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 95 है। जो फॉरवर्ड तबके में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आपको अगर सर्टिफिकेट बना है, जो बड़े पैमाने पर लोग बनवा रहे हैं, तो उनकी महिलाओं को मान लीजिए कि 95 पर ही हो गया, तो जहां 108 पर होना चाहिए तो 13 नंबर का फायदा हो गया। जिसको जिसको बन सकता है बनाइए। ये 67वीं का है, हाँ यही बता रहे थे, वो भी 108 भी दिखने वाला था, तो 67वीं में 113
यह भी एबनॉर्मल था लेकिन है तो है। और अनरिजर्व फीमेल का इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, 109 था। ईडब्ल्यूएस का भी 109 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 105 था, शेड्यूल कास्ट का भी 104 था, है ना। शेड्यूल ट्राइब्स का 100 था। तो आप देखें कि जो रिजर्व कैटेगरी है और अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है ना। जो लोग तिल का तार बनाए रहते हैं लोग, वैसा स्थिति नहीं है। यूपीएससी में भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अंतर ज्यादा नहीं है, या कहीं तो ईडब्ल्यूएस का क्वालिफाइंग मार्क्स ओबीसी से कम है ना। तो ये लोग जो कहते हैं कि हमारा हक गया, हक वो कुछ नहीं होता है। आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो हक तो कब मिलेगा, है ना। इसीलिए पढ़ाई के स्टैंडर्ड को बढ़ाना मेन चीज होता है। ये 68 का है जो उधर आप देखें, हाँ 68 में देखिए 91 था। तो यहां से जो है एक नया दौर चल रहा है ना। 60, 91, 84, 87, 81, 79। तो यहाँ अनरिजर्व फीमेल और मेल में अंतर हो गया 6, 1, 7 नंबर का। तो ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 7 नंबर, यहाँ तो 1 नंबर काफी होता है। यहाँ तो पॉइंट में भी आएगा तो बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन फिर भी इतना का फायदा है। बढ़िया से पढ़िए और फायदा लीजिए। 69 में 91.67 था, 91.67, है ना। तो 91 अनरिजर्व फीमेल, 84 फिर 7 नंबर का फर्क। ईडब्ल्यूएस 86, है ना। ये आपको अपना टारगेट लेके चलना है कि 95 से कम नंबर न आए, है ना। 95 से 100 के बीच हम हमेशा कैसे रहेंगे, इस स्ट्रेटजी पर काम करना है जो पीछे में आपको बताए गए, है ना। विषयों का जो एवरेज विभाजन है वो आप देख रहे हैं। इसीलिए पीछे के इम्तहानों में जो रहा है उस अनुसार 95 से 100 नंबर हमको कैसे आएगा। जब 100 प्लस जा रहा होता है, इसका मतलब होता है कि सवाल का स्टैंडर्ड कम है। तो अगर कम है तो दूसरे के लिए तो आपके लिए भी है। तो उस समय होता है कभी कभी कि जो सीरियस तैयारी करने वाले लोग हैं वो फैक्चुअल सवालों को नजरअंदाज करते हैं। तो उस तरह के सवाल एसएससी रेलवे वाले बना लेते हैं। बीपीएससी में पिछले कई बारों में हुआ था 5-6 साल पहले कि जिस तरह के सवाल आ रहे थे उसमें एसएससी रेलवे के स्टूडेंट अच्छी खासी संख्या में क्वालिफाई कर रहे थे, और वैसे लोग मेंस में बड़ी संख्या में छोड़ दे रहे थे इम्तहान, है ना। तो धीरे धीरे इन लोगों ने सुधारा है। तो बीपीएससी ने अच्छा काम किया कि प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया और स्टैंडर्ड को जैसे बढ़ाया है तो रटने वाले लोग अपने आप आउट हो जाएंगे। अब जो भी इम्तहान में सवाल आ रहा है वो कंसेप्चुअल सवाल है, तो जितने अच्छे से पढ़िएगा, जितने अच्छे से समझिएगा, वही आपके इम्तहान पास करने की गारंटी बनेगा। और रटने के लिए वन लाइनर पढ़ने से और यूट्यूब में सवाल के अनुसार आंसर बताने से कुछ भी होने जाने को नहीं है। तुक्का अगर अंधेरे में तीर चला लग गया कहीं एकाध, उससे दुनिया नहीं चलेगी। यहाँ 90 प्लस जाना है, तो जब तक आपकी तैयारी मुकम्मल तैयारी नहीं होगी, बेसिक और फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा, आज के समय में बीपीएससी भी पास नहीं कीजिएगा, है ना। क्योंकि इसका कंपटीशन टफ है। यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में सबसे स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होता है। तो इस तरह से बिहार के लोग सभी जगह जाते हैं, तो यूपी वाले भी बिहार में आते हैं। किस तरह से देख रहे हैं टीचर वाले इम्तहान में उत्तर प्रदेश की महिलाएं
और लोग भी बड़ी संख्या में क्वालिफाई कर गए, है ना। तो स्वाभाविक है कि आप दूसरे राज्य में जाइएगा तो वो भी आवेगा। तो इम्तिहान का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या क्वालिटेटिव रूप से बढ़ रही है। गुणात्मक क्वांटिटेटिव संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन गुणवत्ता भी बढ़ रही है। यूपीएससी में फेल लोगों का आकर्षण तब बढ़ गया है जब डिप्टी कलेक्टर के बदले हमारे यहाँ एसडीएम का पोस्ट क्रिएट हुआ, है ना। पहले के जमाने में जो डिप्टी कलेक्टर होते थे वही बीडीओ होते थे, लेकिन 53वीं से 55वीं से बीडीओ का कैटेगरी अलग हो गया और एसडीएम लोगों का कैटेगरी अलग हो गया। तो बिहार में जो डीएसपी होते हैं वो 17, 18, 19 साल में आईपीएस हो जाते हैं, लेकिन जो पहले डिप्टी कलेक्टर थे उसमें से सब आदमी को आईएएस कभी मिलता ही नहीं था। 70-80 आदमी साल हुए तो 5-6 आदमी को मिला, क्योंकि जो किसी भी स्टेट का आईएएस का हर साल कोटा होता है उसका आधा डायरेक्ट आईएएस आते हैं और आधा प्रमोटेड होते हैं, है ना। तो अगर 12 को कटे मतलब है कोटा, तो 6 को एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर जाएंगे आईएएस में और सिलेक्ट हो रहे हैं 70-80, तो कितने लोगों का टाइम आएगा आईएएस की कैटेगरी में जाने में। लेकिन एसडीएम आने से आप सीधे और सीनियर एडीएम बनते हैं, एडीएम बनते हैं, फिर सीनियर एडीएम बनते हैं, अब आप बीडीओ वाला कैटेगरी से बाहर चले गए, है ना। तो वो अच्छा हुआ है, तो एसडीएम के पोस्ट का आकर्षण बढ़ा है। तो पहले के लोग पहला देते थे डीएसपी फर्स्ट चॉइस, अब लोग एसडीएम देते हैं फर्स्ट चॉइस, क्योंकि यूपी में एसडीएम का आईएएस बनना बहुत आसान था और वहाँ मतलब यूपी पीसीएस से लोग चीफ सेक्रेटरी तक बने हैं। बिहार में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा, अधिक से अधिक अंतिम में जाकर डीएम बनते हैं कोई कोई आदमी, और लेकिन जो डीएसपी हैं वो आईपीएस श्योर बनते हैं और जिला का एसपी 1 से 2 बार वो जरूर बनते हैं और आईजी के रूप में जनरली रिटायर करते हैं, लेकिन ये लोग डीजीपी नहीं हुए हैं, है ना। लेकिन यूपी कैडर में एसडीएम लोग चीफ सेक्रेटरी तक गए, इसलिए हर स्टेट का प्रायोरिटी अलग अलग होता है और बिहार में जब से एसडीएम हुआ है इसका आकर्षण बढ़ा है। तो टॉप में आइएगा तो एसडीएम बनिएगा, इसीलिए तैयारी मुकम्मल कीजिए और इस तरह से कीजिए कि कहीं धरना पर बैठने का जरूरत न पड़े। देखिए मेंस का जहां तक सवाल है, जो भी हमारा इम्तिहान है तो 900 नंबर का रिटन और 120 नंबर है ना इंटरव्यू, तो 1020 का रिटन और इंटरव्यू दिए, तो यहाँ आप 50% से अधिक पर क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। 535 पर आपका फाइनल सिलेक्शन है 64वीं में, ठीक है ना। तो यूपीएससी में लेस देन 50%, यहाँ पर 50% से अधिक पर आप आगे जा रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 535 पर आपका फाइनल सिलेक्शन है 64वीं में, ठीक है ना। पैंसठवीं में 532, तो सर 535 था, यहाँ 532। 66वीं में 537, उधर थोड़ा घटा तो इस पर थोड़ा बढ़ा। 67वीं में थोड़ा बढ़ गया 553, है ना, 553। तो जो भी बढ़ रहा है, लेकिन 550 के रेंज में जब भी आपका मेंस में आ रहा है, मतलब फाइनल नंबर आ रहा है, आप सिलेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो 532 से 553 के बीच फाइनल सिलेक्शन का नंबर
जा रहा है तो कहेंगे 50% प्लस में यहाँ आ रहा है ना। तो मतलब ये भी हो गया कि 60-70% की बात गई दुनिया हो गई है ना। अब पहले ऑप्शनल पेपर होता था तो 60 प्लस जाता था, लेकिन जिस तरह से यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर का वेटेज घटा और जीएस का वेटेज बढ़ा, तो फिर यहाँ पर भी अच्छा, इसमें एक पेपर हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए, वो है एसे है ना। तो जो एसे है वो है 300 नंबर का, है ना। दो ऐसे लिखना है आपको भी, दो ही लिखना है ना। और हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि जो ऐसे है कहावतों पर आधारित होगा, और कहावत जो बिहार में प्रचलित है ना। और उन्होंने कहा कि भाई जो भी कहावत है उसको लिखने में बिहार के बच्चों को आसानी होगी, है ना। तो हम लोग तो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों से पूछते हैं किसी भी कहावत का अर्थ जनरली आप लोग नहीं जानते, है ना। तो कहावत कोई ऐसे चलते फिरते चीज नहीं है। कहावत एक समस्या बन चुका है, प्रिजर्वेशन के कैटेगरी में जा चुका है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कहावतें प्रचलित थी, अब ग्रामीण संस्कृति का डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ सामान्य बात कोई नहीं समझ रहा है तो कहावत कहाँ से समझेगा, है ना। इसीलिए एनबीटी ने एक बार कहावतों के संग्रह के लिए एक प्रयोग किया था, संभवतः लोगों ने कलेक्ट किया था, क्योंकि अगर कहावत सुनने वाले नहीं होंगे तो कहने वाले नहीं होंगे, और पुरानी पीढ़ी जब खत्म होगी तो कहावत भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। इसलिए खत्म हो इससे पहले उनका संग्रह हो जाए। तो गांव-गांव में घूमकर लोग ऐसे लोगों से मिलेंगे। अब मोबाइल के जमाने में, इस सब के जमाने में कहावत कहने वाला कौन है? तो पहले फुर्सत था, बात करने में इत्मीनान था, तो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी हुआ, कोई बात हुआ तो बोल दिया कि चले ना अब है ना। या इस तरह की कहावतों का प्रयोग लोग बार बार किया करते थे। इसलिए आज के बच्चों से यह उम्मीद करना कि बिहार के हैं तो आप बिहार की कहावतों पर एक्सपर्टाइज करेंगे, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल बात नहीं है। ऐसे को इंट्रोड्यूस करने से फायदा हम शुरू से बोल रहे हैं, पहला दिन से ही, कि यह यूपीएससी वालों को फायदा देगा। यह बिहार में जो केवल बिहार दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, उन लोगों के लिए यह फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि कहावत लिखने के लिए लेखन क्षमता का समृद्ध होना जरूरी है। अच्छे लेखन के लिए भाषा का समृद्ध होना जरूरी है। आजकल के जमाने में हिंदी जो पढ़ने जाता है ऑप्शनल के रूप में, उसको हिंदी लिखने के सुधारने में 6 महीना लगता है। तो अब वो समृद्धि का जमाना है नहीं। यूपीएससी में आपको शुरू से ऐसे है, वहाँ 250 का 2 ऐसे लिखना है। तो जो यूपीएससी दे रहा है उसको ऐसे लिखने की आदत बनी हुई है। इसीलिए अगर वो लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस, तो वो ऐसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो वह किसी भी स्टूडेंट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखेंगे। प्लस यूपी का आदमी अगर क्वालिफाई करता है तो वो और भी बेहतर ऐसे लिखेगा, क्योंकि यूपी का जो हिंदी है और भी समृद्ध होता है। तो इसमें बिहार के बच्चों को फायदा से ज़्यादा घाटा है। इसलिए 300 नंबर ऐसे को दिया जाना भी वाजिब बिहार में नहीं है। ऐसे के लिए 100 नंबर काफ़ी था। इसके बदले में अगर बीपीएससी ऑप्शनल को मल्टीपल चॉइस से खत्म करके, या तो ऑप्शनल कर दे 300 नंबर का, और नहीं तो बिहार पर एक पेपर बढ़ा दे, क्योंकि दोनों चीजें बहुत जायज नहीं है। ऑप्शनल एमसीक्यू जायज नहीं है, और ऐसे बिहार में 300 नंबर का भी जायज नहीं है। इस दोनों पर बिहार लोक सेवा आयोग को पुनर्विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे बिहार के बच्चों को फायदा नहीं है।
अगर बिहार के बच्चों को फायदा देना चाहते हैं तो सीधा का सीधा एक पेपर बिहार पर कर दें, पूरा एक पेपर बिहार पर कर दें, 300 नंबर बिहार कर दें और 100 नंबर ऐसे कर दें, काम खत्म। ये ज्यादा बेहतर सिलेबस होगा और उम्मीद है कि जो अच्छे लोग आएंगे कभी ध्यान देंगे, अगर उनको गया ध्यान तो इस तरह से जो बीपीएससी की भी तैयारी है आपके समय में कोई आसान नहीं है। और बिहार के बच्चे जो बिहार में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पुनः हम करेंगे यूट्यूबर और यूट्यूब पर क्वेश्चन वाइज पढ़ाने वाले लोग आपके साथ सबसे भद्दा और गंदा मजाक कर रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से कभी कमीशन नहीं पढ़ा जा सकता, पास करने का बात तो दूर है। यूट्यूब पे जो अच्छे लोग पढ़ा रहे होंगे उनके बारे में पता कीजिए, अगर वो कुछ फायदा करे तो करे, लेकिन पढ़ाई का मतलब ऑलवेज ऑफलाइन पढ़ाई होता है। और यही बिहार के लोग जब कोचिंग में पढ़ना होता है बिहार में तो सब्जी की तरह मुलाई करते हैं, है ना, और 10 जगह घूमते हैं। जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ लगता है कि यहीं पर हम जीएस पढ़ लेंगे, इतना सस्ता में अमुक आदमी तो इतना महंगा पढ़ा रहा था। ये आदमी नहीं सोचता है कि वही आदमी जब सब्जी खरीदने जाता है तो भी सड़ा हुआ सब्जी सस्ता देने पर नहीं खरीदता है, बोलता है कि थोड़ा ठीक सब्जी खरीदेंगे। और जो चीज जीवन में बदलाव लाएगा उसके लिए पैसा देने में नानी मरती है। और इसी बिहार में अगर किसी को कहिए कि हमको 10 लाख रुपया दीजिए हम सिपाही बना देंगे तो खेत बेचकर पैसा देते हैं। अभी बिहार पुलिस का जो एग्जामिनेशन रद्द हुआ है या जहां भी आप देखिए लोग उस तरह से पैसा देने के लिए तैयार है जिसका पैसा अधिकांश लेके भागे जाता है। और चाहे जो इम्तिहान हो, दरोगा हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं हल्ला होता है। उसका मार्जिनल पैसा अगर पढ़ने में कोई लगा दे बढ़िया से तो ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं हो, है ना। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इतना दिन से कि होते होंगे 2 नंबर से, लेकिन जेन्युइन लोगों को हर इम्तिहान में पास करते हुए हम लोग देखें तो हमको बाहर नहीं, हम लोगों ने यही देखा है। इसलिए जेन्युइनली पढ़िएगा और मन लगा के तो निश्चित पास कीजिएगा। इसलिए जो खर्च करना है पढ़ने में खर्च कीजिए, दलाली इधर उधर के लोगों में फेरे में न पढ़ के 2 किताब एक्स्ट्रा खरीद लीजिए, क्योंकि पढ़ाई का निवेश कहीं बाहर नहीं जाता है। और पढ़ाई को सिनेमा मत बनाइए, पढ़ाई को इवेंट मैनेजमेंट नहीं बनाइए। और वैसे कोचिंग से जरूर सावधान रहिए, दिमाग लगाइए कि जो 1 साल में ही 200-250 रिजल्ट देता है। अभी सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी ने दिल्ली के सबसे नामी 20 कोचिंग लोगों को नोटिस जारी किया। 3 पर इतना भयंकर इरेगुलरिटी था कि इंस्टेंटली 1-1 लाख रुपया जुर्माना किया और जांच की प्रक्रिया जारी है। एक कोचिंग पर 5 लाख का जुर्माना हो चुका और 19 कोचिंग पर जांच जारी है। तो जो लोग करोड़ों का बिजनेस करते हैं, विज्ञापन और होर्डिंग से गांव से लेकर शहर को तोप देते हैं, जिसकी बुनियाद ही गलत है, जिसकी बुनियाद ही झूठ पर आधारित है, और वहां से आप सत्य का खोज करने जाते हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो सबसे बड़ा तो मूर्ख आप हैं कि जो आप किसी भी कोचिंग का यह नहीं पूछने जाते हैं कि तुम 2 साल में जिस समय पैदा नहीं हुआ उस समय का रिजल्ट देता है। दिल्ली के 2 कोचिंग पर इसलिए इंस्टेंट दंड लगा 1 लाख का कि कोचिंग खुला 2019 में और रिजल्ट दे रहे थे 2017 का। पैदा हुए 2019 में और कारनामा दे रहे थे 2017 का, तो इंस्टेंटली 1-1 लाख का जुर्माना लगा। उसमें एक ऐसे टीचर हैं जिनका यूट्यूब आप देखते होइएगा रील्स, एक से एक भांज कर पढ़ाते हैं, हाथ भांज भांज के
देश के इतिहास के ही सर्वाधिक चर्चित हल्लाकारी शिक्षक हैं वो, है ना। तो इंस्टेंट लगा। तो यहाँ भी जो कोरोना में पैदा हुए कोचिंग संस्थान है वो 3 बीपीएससी में 700-800 रिजल्ट दे दिए। और इसी बोरिंग रोड में ही 3 ऐसे कोचिंग हैं जिनका रिजल्ट दिल्ली की तरह जोड़ लिया जाए तो बीपीएससी का जितना रिजल्ट है उससे ज्यादा रिजल्ट 3 कोचिंग ही दे रहे हैं, है ना। तो जो सिविल सेवा देना चाहता है, जो अफसर बनना चाहते हैं आप, और आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि झूठ और सच की बुनियाद क्या है उस पर अंतर लगाइए, तो आप ऑफिसर बनने लायक नहीं। इसलिए फेल होइएगा तो ज्यादा अच्छा है कि आप साफे फेल कर दिए न होइए, क्योंकि अगर गलती से पास कर गए तो जिस विभाग में जाइएगा उसको बर्बाद कर दीजिए, है ना। तो इस चीज को बिहार के बच्चों के लिए सर्वाधिक हानिकारक ये ऑनलाइनर, यूट्यूबर और गला फाड़ फाड़ कर जो पढ़ाता है, लगता है कि 80 डेसिबल से भी अधिक बोलता है ना। मोटिवेशन का केवल गीत गाता है।